इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बादशाह से जो अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेने के लिए दोबारा डरमाई लैंड पहुंच चुका होता है। उस बादशाह का नाम वापुल होता है और वो माजी में अपनी रियाया पर इतना जुल्म कर चुका होता है कि लोग उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहते। वापुल को लगता है कि वो दोबारा अपनी ताकत हासिल करके उस सल्तनत पर हुकूमत करेगा, लेकिन उसे यह मालूम नहीं होता कि उस बार हालात पहले जैसे नहीं रहे। लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं और सबसे बढ़कर वहां लूफी और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। वापुल अपनी खास ताकत इस्तेमाल करता है। वो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को खाकर उन्हें अपने जिस्म का हिस्सा बना सकता है। उसी ताकत के जरिए वो खुद को एक खतरनाक जंगी शक्ल में तब्दील कर लेता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वापुल लूफी के सामने आता है, लूफी उसे रोकने के लिए मैदान में उतर जाता है। वापुल पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन लूफी किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सांजी भी अपने साथियों की मदद के लिए पहुंच जाता है। अब वापुल को अंदाजा होने लगता है कि उसके लिए यह जंग इतनी आसान नहीं होगी। लूफी और वापुल के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। वापुल अपनी ताकत का बार बार इस्तेमाल करता है, लेकिन लूफी मुसलसल उसके हमलों का जवाब देता रहता है। आखिरकार लूफी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए वापुल को शिकस्त दे देता है। वापुल के जमीन पर गिरते ही ड्रूम इस्लैंड के लोगों को यकीन हो जाता है कि अब वो दोबारा उस जालिम बादशाह के गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन इस जंग के खत्म होते ही कहानी एक ऐसे किरदार की तरफ जाती है जिसकी जिंदगी इस पूरे सफर में हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। यह किरदार होता है चॉपर। चॉपर अपने माजी को याद करता है, खास तौर पर अपने उस्ताद डॉक्टर हीरेलिक को, जिसने उसे उस वक्त कबूल किया था जब दुनिया उसे एक अजीब मखलूक समझती थी। हेरेलक का एक ख्वाब था कि एक दिन इस बर्फानी और उदास जजीरे में खुशी वापस आएगी और आसमान गुलाबी फूलों से भर जाएगा। अब डॉक्टर कुरिया हेरेलक की याद में उसके ख्वाब को पूरा करती है। आसमान की तरफ एक खास चीज भेजी जाती है और देखते ही देखते बर्फ से ढके हुए ड्रमाई लैंड पर एक ऐसा मंजर पैदा हो जाता है जैसे आसमान से गुलाबी फूल बरस रहे हों। चॉपर यह मंजर देखकर अपने उस्ताद को याद करता है और जज्बाती हो जाता है। उसी लम्हे उसे एहसास होता है कि लूफी और उसके साथियों ने उसे सिर्फ एक अजीब जानवर नहीं समझा, बल्कि उसे अपने दोस्त की तरह कबूल किया है। लूफी भी चॉपर को अपने साथ सफर करने की दावत देता है। शुरू में चॉपर के दिल में बहुत सी उलझनें होती है, लेकिन आखिरकार वो फैसला कर लेता है कि वो अपने पुराने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। यूं चॉपर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का हिस्सा बन जाता है। अब लफी के क्रू में एक नया साथी शामिल हो चुका होता है, लेकिन उनका अगला सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला होता है, क्योंकि अब उनके साथ वीवी भी मौजूद होती है और वीवी को अपने मुल्क अलाबास्ता की फिक्र होती है। अलाबास्ता में हालात तेजी से खराब हो रहे होते हैं। एक खुफिया तंजीम पूरे मुल्क को अंदर से कमजोर कर रही होती है और उस तंजीम के पीछे एक इंतहाई खतरनाक शख्स मौजूद होता है। उस शख्स को सब लोग मिस्टर जीरो के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत में मिस्टर जीरो कोई और नहीं बल्कि 7 वारलॉर्ड्स ऑफ दी सी में शामिल ताकतवर शख्स सर क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल का असल मकसद अलाबास्ता पर कब्जा करना होता है। वो लोगों के दरमियान इंतशार पैदा करके हुकूमत को कमजोर करना चाहता है ताकि आखिरकार पूरा मुल्क उसके कब्जे में आ जाए। वीवी जानती होती है कि अगर क्रोकोडाइल को ना रोका गया तो उसका पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इसीलिए लूफी फैसला करता है कि वो वीवी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने नए साथी चॉपर के साथ गोइंग मेरी पर सवार होते हैं और अलाबास्टा की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी मालूम नहीं होता कि आगे उनका सामना सिर्फ आम दुश्मनों से नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स से होने वाला है जो खुद एक वारलॉर्ड है। समंदर की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपनी अगली चाल तैयार कर रहा होता है और यूं ड्रूम इस्लैंड की जंग खत्म होने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सफर का अगला और कहीं ज्यादा खतरनाक बाब शुरू हो जाता है। अब उनका मकसद सिर्फ सफर करना नहीं होता, उन्हें अलाबास्टा को बचाना है,
वीवी के मुल्क को तबाह होने से रोकना है और उस शख्स का सामना करना है जो पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लेने का ख्वाब देख रहा है। और यही वो मकाम है जहां से उनकी कहानी एक नई, खतरनाक और सनसनीखेज जंग की तरफ बढ़ जाती है।